हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं यार आप सभी। आई होप कि यार सभी ठीक होंगे। तो गाइस आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट बुक नेम जो आपके मानव भूगोल के मूल सिद्धांत उसका फर्स्ट अध्याय आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाले हैं जी। चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नेम है जी मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। तो जैसा कि यार अभी अभी हम लोग जो +1 क्लास पास आउट करके आए हैं और अभी अभी हम जो है +2 क्लास में हुए हैं, तो इस चैप्टर को हम +1 क्लास के साथ जो है आप रिलेट करके चलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं जी भूगोल, है ना। भूगोल ये आपने +1 क्लास में पढ़ा है, एक बार उसका एक ब्रीफ इंट्रो दे रहे हैं आपको बस। भूगोल इसका अर्थ आपने पढ़ा है जी जियो और ग्राफियन, दो वर्ड से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है जी पृथ्वी यानी अर्थ, और ग्राफियन का मतलब होता है चित्रण करना यानी कि वर्णन करना। अब जब भूगोल पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा और डिस्कशन कर लें जी। भूगोल शब्द के जो जनक है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, वो थे जी इरेटोस्थेनीज। ग्रीक विद्वान थे, एक ग्रीक भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने जो है इस शब्द भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया जी। इरेटोस्थेनीज उनका नाम था जी। उसके बाद जो फादर ऑफ ज्योग्राफी, इस विषय के भूगोल विषय के फादर जनक जिनको माना जाता है वो है जी हिकेटियस। ये भी एक ग्रीक भूगोलवेत्ता थे जी। अब भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं जी। जैसे पेड़ होता है उसकी डालियां होती है, वैसे भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। वैसे तो शाखाएं इसकी बहुत है, लेकिन दो प्रमुख शाखाएं हैं। एक है जी भौतिक भूगोल और एक है जी मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल हम जो है +1 क्लास में पढ़ के आए हैं जी। ये 11th क्लास में आप लोगों की बुक थी जी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ये इकाई आप लोग +1 क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम +2 क्लास में जो पढ़ने वाले हैं जी वो है जी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ये इस पर जो हम +2 क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो यहीं से आपका चैप्टर शुरू होता है। इस पूरी बुक में आपको मानव भूगोल में आपको मानव और पृथ्वी के बीच में संबंध किस टाइप से हैं उन्हीं का जो अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो ये जो मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत है ये मॉडर्न ज्योग्राफी है। तो अब इसमें अपने आप में एक प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है जी कि जो मॉडर्न ज्योग्राफी है इसके फादर कौन है, यानी कि मानव भूगोल के जनक कौन है। तो वो है जी फ्रेडरिक रेटजेल। नाम याद रखें आप, फ्रेडरिक रेटजेल। ये कहाँ के रहने वाले थे जी, ये थे जी जर्मनी के। अच्छा, अब एक चीज़ और देखें कि जो ये मानव भूगोल है, ये जो मॉडर्न ज्योग्राफी आधुनिक भूगोल है, इसका जो विकास है वो 18वीं सदी से माना जाता है जी। 18वीं सदी से माना जाता है और अब तक ये विकास चल ही रहा है। यानी कि जैसे जैसे भूगोलवेत्ता नई नई चीज़ों को खोज रहे हैं वो इसके अंदर इसे ऐड करते जा रहे हैं, यानी कि प्रगतिशील है, इसका विकास अभी चल ही रहा है। ये जो फ्रेडरिक रेटजेल थे ये इसके फादर माने जाते हैं, यानी इसके जनक माने जाते हैं जी। अब जो फ्रेडरिक रेटजेल थे इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी जी। पुस्तक का नाम था जी एंथ्रोपोजोग्राफिया। पुस्तक का नाम था जी एंथ्रोपोजोग्राफिया। और इस पुस्तक में इन्होंने जो है इसकी मानव भूगोल की जो है परिभाषा दी अपने हिसाब से। तो इन्होंने अपनी परिभाषा में क्या कहा, इन्होंने जो ये मानव भूगोल है इसमें बेसिकली हम जो किसके बारे में डिस्कशन करते हैं जी, मानव और पृथ्वी के बीच में संबंध कैसे हैं, उन संबंध का ही जो है अध्ययन किया जाता है जी। तो इन्होंने अपनी इस बुक एंथ्रोपोजोग्राफिया में मानव भूगोल की परिभाषा दी, जो कुछ इस प्रकार से दी थी। देखो परिभाषा में आप लोग चेंज नहीं कर सकते जी। परिभाषा जो इन्होंने एज इट इज जो बोली थी वो आपको इन्वर्टेड कोमास के अंदर डाल के एज इट इज देनी होती है, आप उसमें जो है अपने वर्ड नहीं घुसा सकते। तो इन्होंने जो एंथ्रोपोजोग्राफिया में अपनी जो मानव भूगोल की परिभाषा दी वो कुछ ऐसे थी कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मानव भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे जी, मानव और पृथ्वी के बीच में संबंध किस टाइप से है। इन्होंने यही बात बोली कि जी मानव भूगोल मानव समाज और धरातल यानी कि पृथ्वी के बीच संबंधों का अध्ययन है जी। मानव भूगोल की ये इन्होंने परिभाषा दी जी अपने हिसाब से। अब जो ये थे फ्रेडरिक रेटजेल थे जो जर्मनी के रहने वाले थे, इनकी एक स्टूडेंट थी जी एलन सी सैम्पल। अब इनकी एक स्टूडेंट आई जी फ्रेडरिक रेटजेल की, वो थी जी एलन सी सैम्पल। अब जो एलन सी सैम्पल थी ये अमेरिका के रहने वाली थी जी। इनकी फ्रेडरिक रेटजेल की ये स्टूडेंट थी, यानी कि इनकी शिष्या थी, इनकी चिल्ली होगी एक मिनट के आप ऐसे मान लें। तो इसने भी जो है
मानव भूगोल को पढ़ा जी और अपने हिसाब से जो इसकी परिभाषा दी जी। इन्होंने जो परिभाषा कैसे दी जी कि मानव भूगोल मानव समाज और क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इस चीज को आप जरा ध्यान से देखें कि जो फ्रेडरिक रेडजेल की परिभाषा थी और इनकी परिभाषा में अंतर क्या है कि फ्रेडरिक रेडजेल ने जो अध्ययन की बात करी थी वो इन्होंने बात करी थी सामान्य अध्ययन, बिल्कुल सामान्य अध्ययन। इन्होंने बोला जी कि मानव भूगोल में हम मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल सामान्य सा अध्ययन था जी, कॉमन सी बात थी जी। इसके बाद इनकी शिष्य आई जी एलन सी सैंपल, जो कि अमेरिका की रहने वाली थी। इसने क्या बोला कि मानव भूगोल क्या है, इन्होंने बताया जी कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसमें जो ये परिवर्तनशील वर्ड है ये खास है, ये मेन है, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इन्होंने थोड़ी सी इसको डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया। अब इन्होंने इन दोनों ने, किसने, एलन सी सैंपल ने, जो कि स्टूडेंट थी किसकी, फ्रेडरिक रेडजेल की, इन दोनों ने मानव भूगोल का अध्ययन किया जी और अपने अपने विचार दिए जी। इन्होंने अलग तरीके से परिभाषा दी अपनी और फ्रेडरिक रेडजेल ने अपने तरीके से परिभाषा दी जी। तो इनके जो ये विचार थे जी, तो ग्रीक वेताओं ने इनको जो विचार तो थे, इनको एक विचारधारा बना दिया जी भूगोल के अंदर। वो विचारधारा थी जी नियतिवाद निश्चयवाद की विचारधारा, यानी कि फ्रेडरिक रेडजेल और एलन सी सैंपल के विचार से जो परिभाषा इनके जो विचारों से जो विचारधारा निकली वो थे जी निश्चयवाद की विचारधारा और नियतिवाद की विचारधारा। अब जो नियतिवाद था और निश्चयवाद था ये क्या था जी, इससे हमें जो है लॉन्ग टाइम तक काम लेना, तो आप इसको ढंग से समझ लें कि ये है क्या एक्चुअल में। नियतिवाद जो था, इसमें नियति, जैसे बड़े बुजुर्ग घरों में आपने बोलते सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई जो नियति को मंजूर था वो हो गया। नियतिवाद यानी कि जो प्रकृति करेगी वैसा ही होगा, प्रकृति निश्चय जैसा करेगी वैसा ही होगा। इसमें क्या होता है जी कि मानव दास है प्रकृति का, प्रकृति जैसा चाहे मानव से वैसा करवा सकती है, यानी कि मानव गुलाम है, प्रकृति स्वामी है। इस बात पर इस विचारधारा के अंदर जोर दिया गया। तो आपको ये चीज इसमें ध्यान रखनी है कि मानव इसके अंदर दास है और प्रकृति स्वामी है। और इस विचारधारा के समर्थक जो भूगोलवेत्ता थे वो थे जी रेटजेल यानी कि फ्रेडरिक रेटजेल और एलन सी सैंपल, रिटर और एम्बोल्ट, ये दो और भूगोलवेत्ता हैं जो इस बात के समर्थक थे कि हाँ भाई ऐसा ही होता है कि मानव तो दास है और प्रकृति स्वामी है। तो ये जो विचारधारा थी नियतिवाद और निश्चयवाद की विचारधारा थी जी। एग्जाम में इस चैप्टर से ज़्यादातर इनकी परिभाषाएं और ये जो विचारधारा थी इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं जी। अब नियतिवाद और निश्चयवाद के बाद जो हमारी अगली जो विचारधारा है वो है संभववाद की विचारधारा। और संभववाद की विचारधारा के जनक तो जो थे वो थे जी पॉल विडाल डी लाब्लास। ये भी एक अर्थशास्त्री थे। इन्होंने ये जो फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने संभववाद की विचारधारा दी जी। इन्होंने भी जो मानव भूगोल की परिभाषा अपने तरीके से दी जी। जैसे ये विचारधारा कहाँ से निकल रही है, ये इन्होंने मानव भूगोल का जिस टाइप से अध्ययन किया और अपने हिसाब से जो है इसकी विचारधारा दी कि हाँ ऐसा होता है। तो इसे समझने के लिए पहले आपको ये संभववाद अगर आपको समझ में आ गया, जिस विचारधारा के ये जनक है पॉल विडाल डी लाब्लास, तो इनकी ये परिभाषा भी आपको जो है समझ आ जाएगी। ये एक ही पुरुष का, एक ही अर्थशास्त्री का नाम है, कहीं आप इसे 2-3 का नाम समझ लें। तो संभववाद की विचारधारा इन्होंने दी जी। संभववाद की विचारधारा में इन्होंने क्या बताया जी कि मानव स्वामी है ना कि प्रकृति। और निश्चयवाद और नियतिवाद की जो विचारधारा हमने पीछे पढ़ी थी, जिसके समर्थक जो थे फ्रेडरिक रेटजेल और एलन सी सैंपल, उसमें क्या था जी, उसमें मानव जो था वो दास था और प्रकृति स्वामी थी। अब संभववाद में संभावना दर्शा रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने बोला कि जी मानव तो स्वामी है और प्रकृति जो है वो दास है, मानव जैसा चाहे वैसा प्रकृति से करवा सकता है। तो इसी पर बेस्ड इन्होंने अपनी परिभाषा दी। इनकी परिभाषा अब आपको समझ में आएगी अगर आपको ये संभववाद समझ में आ गया। संभववाद में यही कहा इन्होंने कि मानव स्वामी है और प्रकृति दास है, मानव जैसा चाहे वैसा प्रकृति से करवा सकता है ना।
तो अब इनकी परिभाषा देखने के बाद इन्होंने मानव भूगोल का अध्ययन किया और अपनी परिभाषा दी। कैसे दी? इन्होंने बताया कि जी मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच संबंधों का एक नया विचार है, एक नया विचार है। ये क्या बोला इन्होंने, ध्यान से समझे। इन्होंने बोला कि जी मानव भूगोल और कुछ नहीं है, पृथ्वी और मनुष्य के बीच के जो संबंध है, पारस्परिक संबंध है, पारस्परिक मतलब उनमें जो आपस के संबंध है उनका एक नया विचार है। यानी कि नया विचार से मतलब क्या कह रहे हैं ये बोल रहे हैं जी कि जो फ्रेडरिक रेटजेल ने और एलन सी सैंपल ने जो विचार दिए वो नहीं है, नया विचार है। क्या विचार है, अब ये बताइए क्या विचार है? जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों। अब देखो मानव स्वामी है तो ये पृथ्वी को नियंत्रित करेगा। नियंत्रित कैसे करेगा? जब इसको पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों का पता होगा, है ना। बिना नियमों के तो कोई चीज़ कंट्रोल नहीं होगी जी। तो इसमें इन्होंने बताया अपनी परिभाषा में कि मानव भूगोल के अंदर जो है मानव जो है पृथ्वी को नियंत्रित करने के लिए इसके भौतिक नियमों व इस पर रहने वाले मनुष्य के बीच संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान है। एक बार दोबारा देखिए इस परिभाषा को, बड़ी है लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर आपको संभववाद समझ में आ जाता है तो ये परिभाषा आपको क्लियर हो जाएगी। इसमें इन्होंने ये बताया कि मानव भूगोल जो है कुछ, मानव भूगोल में और ज़्यादा कुछ नहीं है। इन्होंने बोला कि मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच आपसी संबंधों का नया विचार है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इस पर रहने वाले मनुष्य के बीच संबंध का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान यानी कि मिला जुला, संश्लिष्ट यानी कि मिला जुला निर्मित ज्ञान शामिल है। अब आई होप कि आपको ये संभववाद क्लियर रहा हो। ये संभववाद जरूरी है और इस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे उठते हैं कि पॉल विडाल डी लाप्लास के द्वारा दी गई विचारधारा बताएं उसमें क्या था, या फिर उनकी परिभाषा दें। अब संभववाद के बाद आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद आए जी ग्रिफिथ टेलर। ये जो ग्रिफिथ टेलर थे ये अमेरिका के रहने वाले थे जी। और ग्रिफिथ टेलर ने जो विचारधारा दी, उन्होंने विचारधारा दी जी रुको और जाओ, रुको और जाओ। इनकी ये जो रुको और जाओ जो इन्होंने विचारधारा दी, इसको एक अलग नाम से भी नवनियतिवाद, नवनिश्चयवाद, नवसंभववाद और मध्य विचारधारा, ये सारे नाम इसी के हैं जी। आपको समझ में आ जाएगी अगर ये रुको और जाओ की जो विचारधारा थी। तो इसके नाम चाहे कैसे भी दे दे एग्जामिनर, आप कंफ्यूज नहीं हो गए। इन्होंने क्या कहा जी, टेलर का काम ही होता है जी जोड़ने का। तो इन्होंने जो नियतिवाद और निश्चयवाद की जो विचारधारा, नियतिवाद, निश्चयवाद और संभववाद, इन दोनों विचारधाराओं को जोड़ दिया। नियतिवाद की जो किसने दी थी? ग्रिफिथ टेलर ने और एलन सी सैंपल ने। और फिर संभववाद की विचारधारा किसने दी? पॉल विडाल डी लाप्लास ने। तो इन दोनों की विचारधारा को इसने क्या किया जी? जोड़ दिया। ठीक है जी। इसने कहा जी ना तो मैं फ्रांस वालों की साइड और ना मैं अमेरिका वालों की साइड, है ना, मैं तो अपनी बात बोलूँगा जी। मैं, इसने जो बीच का रास्ता अपनाया और इसने दोनों को जोड़ दिया। इसने कहा कि ना तो प्रकृति स्वामी है, जैसा कि उसमें बोला था नियतिवाद में भाई प्रकृति स्वामी है मानव दास है, संभववाद में बोला भाई मानव स्वामी है प्रकृति दास है। लेकिन इसने क्या किया ग्रिफिथ टेलर ने? इसने कहा जी ना तो प्रकृति स्वामी ना मानव स्वामी, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर ही चलना पड़ेगा। ये विचारधारा जो इन्होंने दी रुको और जाओ, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और यानी कि लिंकर, और क्या है एंड लिंकर, इंग्लिश ग्रामर में आपने पढ़ा होगा। लिंकर किसके लिए यूज करते हैं? जोड़ने के लिए। तो इन्होंने जो दोनों को जोड़ दिया, यानी नीतिवाद और संभववाद को जोड़ दिया। जोड़ने का काम किसने किया जी? टेलर ने। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं ग्रिफिथ टेलर। और ये टेलर कहाँ का था जी? अमेरिका का था जी। अब आई होप कि आपको नियतिवाद, संभववाद और ये रुको और जाओ की जो विचारधारा ये जरूर क्लियर रही होंगी जी। ये मेन है जी, यहाँ से क्वेश्चन लगभग उठ जाता है जी। ये रुको और जाओ की विचारधारा थी, इसको नवनियतिवाद, नवनिश्चयवाद, मध्य विचारधारा और नवसंभववाद की विचारधारा भी इसको बोल देते हैं जी। तो ये नाम भी आपको इसमें ध्यान रखनी है जी। अब नियतिवाद और संभववाद को जो जोड़ के जो विचारधारा लिख दी वो थी जी रुको और जाओ की विचारधारा। अब मानव भूगोल के क्षेत्र देख लें जी। मानव भूगोल के क्षेत्र मतलब इस विषय में हम पढ़ते क्या क्या है, इसको ये क्वेश्चन लगभग पूछ ही लिया जाता है। तो इसको आप ऐसे याद रखें जैसा मैंने लिख रखा है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप इसको इसी सीक्वेंस में याद रखते हैं तो आपको याद रखने में आसानी होगी। तो मानव भूगोल के क्षेत्र यानी कि इस विषय में हम पढ़ते क्या क्या जी? राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल,
नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल और आवास भूगोल। इसको याद कैसे रखते हैं जी? देखो, राजनीतिक भूगोल, ये राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और आर्थिक विज्ञान, ये तीनों हमारे 10th क्लास में सब्जेक्ट रह चुके हैं जी। तो ऐसे इस सीक्वेंस में आपको ये तीनों याद हो जाएंगे। उसके बाद जो नगर होते हैं, नगर में जनसंख्या निवास करती है जी, नगरों में जनसंख्या का आवास स्थान होता है जी। तो ऐसे आपको ये याद हो जाएंगे 6 के 6, अगर आप इनको इसी सीक्वेंस में अगर याद करेंगे तो बढ़ते हैं आगे। अब देखो जी, इस चैप्टर में एक चीज, एक क्वेश्चन और हर बार एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है लगभग, कि प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण या फिर मानव का प्रकृतिकरण, अलग अलग टाइप से घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि प्रकृति का मानवीकरण। इसमें और कुछ नहीं है, बच्चे घबरा जाते हैं ऐसे ही, कि प्रकृति का मानवीकरण क्या है कि मानव प्रकृति पर अपने काम करता है जी। जो उसके पास जो नियम है, भौतिक नियमों को, उसने जो टेक्नोलॉजी की खोज की है, उनका जो है ये मानव यूज करता है जी, और अपने कार्यों की छाप जो प्रकृति पर छोड़ता है जी। ठीक है जी। अब जैसे जैसे प्रकृति जो है मानव को परिवर्तन की स्वीकृति दे देती है, तो मानव जो है अपने कार्यों में सफल हो जाता है जी, और फिर प्रकृति जो है अपने आप को मानव के अनुरूप डाल देती है जी। यही था जी प्रकृति का मानवीकरण, जो कि हम संभववाद में भी डिस्कस कर चुके हैं जी। लगभग आपकी संभववाद की विचारधारा जो है इससे की तरफ ये जो है इशारा करता है जी। अब प्रकृति का मानवीकरण था जी ये। अब मानव का प्रकृतिकरण में क्या होगा जी? जो नीतिवाद की विचारधारा हमने आपको पीछे पढ़ाई थी, उसमें क्या था कि मानव जो है आदिम अवस्था में था, उसमें मानव को खुद को प्रकृति के अनुरूप ही डालना पड़ता था। उसके साथ वो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पर, तो वो खुद को जो है प्रकृति के अनुरूप ही डाल देता था। तो वो था जी मानव का प्रकृतिकरण, ये था जी प्रकृति का मानवीकरण, यानी कि इसमें प्रकृति खुद को मानव के अनुरूप डाल रही है जी, और नियतिवाद में जो था उसमें मानव खुद को प्रकृति के अनुरूप डाल रहा था जी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, एक बार ध्यान से इसको जरूर पढ़ लेना है कि आखिरकार क्वेश्चन पूछ क्या रहा है एग्जामिनर। एक चीज़ और देखें कि क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि भौतिक पर्यावरण में को जो है माता प्रकृति, इसमें जो है प्राचीन जो आदिमकालीन लोग थे वो भौतिक पर्यावरण को, भौतिक पर्यावरण में क्या आते हैं जी? भौतिक पर्यावरण में आपके पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ठीक है, ये भौतिक पर्यावरण में आते हैं। इनको जो है मानव, जो आदिमकालीन मानव था, वो इसको माता प्रकृति के नाम से बोलता था जी। तो यहाँ से MCQ उठ जाता है जी एक, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखें। अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो कि आप लोग हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। अगर आपने पीछे ध्यान से अगर लेक्चर देखा है तो आप इसका आंसर जो है इजीली बता देंगे। क्वेश्चन है जी, एलन सी सैंपल कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन ए है जी फ्रांस की, ऑप्शन बी है जी जर्मनी की, ऑप्शन सी है जी अमेरिका की, ऑप्शन डी है जी इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करके इसका आंसर नीचे बताना है। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।